हाँ बेटा। तो देखो एनसीईआरटी खोलो जरा। एनसीईआरटी खोलो और उसमें जाओ, जो कलर ब्राइटनेस है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया और थैलेसीमिया, है ना? इन तीनों के बारे में जानकारी और रह गई थी बताने को बेटा। बाकी बाकी नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है? आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी डीएनए वाला, ठीक है? उससे पहले इनके बारे में बता देता हूं आपको। नाम तो बता दिए थे मैंने। मैंने आपको ये बता दिया था कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफिलिया एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है, और थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये तो बता दिए थे बेटा मैंने। अब सुनो मेरी बात। जो कलर ब्लाइंडनेस है और हीमोफिलिया है, ये कैसी है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी एक्स क्रोमोसोम पर होता है इनका जो जीन होता है, ठीक है? तो जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें क्या होता है बेटा कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है ना, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कलर्स में, खासतौर से रेड और ग्रीन, है ना? तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये देखिए मेल और फीमेल दोनों में होती है। कैसी है? एक तो हम लिखते हैं यहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव। बेटा ये लगभग 8% मेल में है और 0.4% फीमेल में पाई जा रही है। तो मैंने बताया था ये बात तो, मतलब कितनी कम फ्रीक्वेंसी है फीमेल में पाए जाने की। क्या सुना तूने? उधर ही देख रही है कि वो कैसे बुक निकाल रही है, क्या कॉपी निकाल रही है? क्या सुना तूने बता? कुछ नहीं सुन पाई? क्योंकि होता क्या है ना, बेशक हमारे कान खुले हुए हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है? उसी को कान सुनते हैं हमारे। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आवाज इतनी धीमी है कि आपको आ भी नहीं रही, लेकिन आपका ध्यान उधर ही है, और आपका है ना आंख ना उधर है, तो आप समझ लेते हैं शब्दों को कि क्या बोले जा रहे हैं। बहुत बार आपने ऐसा फील किया होगा। कभी कोई कितना भी तेज कोई बोलता रहे अड़ोस पड़ोस में, नहीं सुनाई देता, क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और होता है। बस आप ऐसे ही बैठे होते हैं, बस फॉर्मेलिटी के लिए। घर वालों ने भेज दिए, सोचा चलो, है ना, बैठ गए लेजी के से ठंड में। खैर, उन बातों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो बेटा कलर ब्लाइंडनेस, है ना, मैं बता रहा था कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये मेल में इतना कम, सॉरी, फीमेल में इतना कम क्यों आ रहा है, जबकि मेल में तो बहुत ज्यादा कॉमन है? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बोल रही है बच्ची, बिल्कुल सही बोल रही है। क्योंकि फीमेल के पास दो एक्स हैं, तो अगर एक एक्स पे हुआ, तो वो दूसरा वाला जो डोमिनेंट नॉर्मल नॉर्मल जीन का मतलब डोमिनेंट जीन जो हमारी नॉर्मल विजन के लिए है, तो उसको छुपा देगा। तो वो कैरियर हो जाएगी, फीमेल कैसी हो जाएगी? कैरियर या हेटेरोजाइगस, लेकिन अफेक्टेड नहीं होगी। लेकिन अगर मेल में तो एक ही एक्स है ना, तो उसमें तो एक ही जीन हुआ, चाहे वो डोमिनेंट रिसेसिव कुछ भी हो, मतलब एक भी जीन रिसेसिव भी होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था हेमीजाइगस कंडीशन होती थी मेल में, तो इसीलिए बहुत कॉमन है। और फीमेल पता है कब हो सकती है अफेक्टेड?
देखो एक दो इसके क्रॉस बना के देखते हैं हम लोग। जैसे सपोज करिए, इस पे क्वेश्चन आता है बेटा नीट में। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेते हैं। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। और इसको शॉर्ट में सी भी यूज करते रहेंगे, ठीक है। आगे चेंज कर लेंगे लिखने में, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है बेटा। सी भी हम लोग जैसे आगे लिखने में बार बार बड़ा ना लिखना पड़े। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ ए वुमेन, जो कि पता शादी किससे कर रही है। कितना हंगामा मचा रहे हैं बच्चे। लो, देखना एक ऐसे क्वेश्चन लिख दिया एक सिंपल सा, है ना। आपको बच्चों में क्या प्रोबेबिलिटी होगी कलर ब्लाइंडनेस की, वो बतानी है। किसके बच्चों में? एक ऐसी औरत जिसने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसकी मां कलर ब्लाइंड थी। यानी कि है ना बेटा, एक फीमेल ने शादी जो की, उस मेल की मां कलर ब्लाइंड थी, उससे शादी की है, ठीक है। अब इन दोनों के, ये जो कपल तो ये हो गया ना अभी, इनके बच्चों में देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कलर ब्लाइंडनेस जाने की, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। देखिए, अगर कहीं कुछ लिखा नहीं होता तो इसका मतलब उसको नॉर्मल काउंट किया जाता है। क्या काउंट किया जाता है? नॉर्मल। अगर यहाँ वीमेन के बारे में ये नहीं बता रखा है, मतलब कि ये कलर ब्रांड है या इसके पेरेंट कैसे हैं, तो नॉर्मल है ये, कुछ नहीं बात बोल रखी, तो ये कैसी है? नॉर्मल फीमेल है। लेकिन मेल के बारे में बता रखा है कि उसकी माँ कलर ब्लाइंड है। इसका मतलब पहले मेल को निकाल लेते हैं कि मेल का क्या जीनोटाइप होगा, है ना बेटा। तो देखिए, यहाँ पे हम साइड में निकाल लेते हैं। मेल की माँ एक्स एक्स रही होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं बताया। ओ सॉरी, माँ कैसी रही है बेटा? कलर ब्लाइंड। कैसी रही है? कलर ब्लाइंड। और बाप उसका नॉर्मल रहा होगा, ठीक। तो इसके ये गैमेट बने एक्स सी टाइप के, इसके एक्स और वाई। ये आ गया वो बंदा, है ना, कलर ब्लाइंड सन। यानी इसका जो माँ थी वो कैसी थी? कलर ब्लाइंड। समझे नहीं समझे आप? देख लेना भैया, इसलिए बना के दिखा रहा हूं कैसे दिखाते हैं। अब इस वाले बंदे की शादी की जा रही है, यानी ये कलर ब्लाइंड है ये बंदा, और नॉर्मल के साथ। कलर ब्लाइंड क्यों है? क्योंकि इसकी माँ कलर ब्लाइंड थी बेटा, है ना। चाहे तो आप पुनेट स्क्वायर बना के भी दिखा सकते हैं, आपका मन करे ऐसे दिखा दो, एक्स 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 सी और वाई। दो टाइप के तो बनेंगे, तो इसके गेमेट तो एक ही टाइप के बनेंगे, एक्स वाले। तो यहां पर जो डॉटर है वो कैसी बनेंगी?
नॉर्मल ब्रैकेट में कैरियर डॉटर्स कैसी बनेंगी? कैरियर। और बेटा सन कैसे होंगे? नॉर्मल सन। तो हमारा आंसर आएगा 0% कलर ब्लाइंड ऑफ स्प्रिंग। किसी भी बच्चे में कलर ब्लाइंडनेस नहीं आएगी इनके इस कपल के। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से बन के आते रहते हैं कभी। बहुत सारी कंडीशन हो सकती है ना, तभी तो बोल रहा हूँ, ये तो एक एग्जाम्पल है फॉर्मेलिटी को। क्वेश्चन तो इस पे 50 बनेंगे ना। नहीं समझे मेरी बात को? काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि मदर वाली साइड से ले लो, जो फीमेल है उसकी साइड से भी ले सकते हो आप, है ना। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेके देख लो, चलो देखोगे? करके दिखा दोगे? फिर मैन, पहले मैन लेते हैं पहले ना। मैन कलर ब्रांड ले रहे हैं। क्योंकि देखिए अब बार बार बहुत सारे तो हम क्वेश्चन ऐसे करके नहीं देख सकते ना यहाँ पे। तो एक ही कंडीशन लो, ऐसे ले लेता हूँ। एक कलर ब्रांड मैन, नो। एक कलर ब्रांड मैन मैरिज ए वुमेन विद कलर ब्रांड फादर, यानी महिला का जो बाप है वो कलर ब्लाइंड है, उस महिला के साथ शादी कर रहा है वो आदमी। तो अब उनके बच्चे बता नहीं आपको, उनके बच्चों में, चिल्ड्रन में क्या प्रोबेबिलिटी होगी? निकाल के दिखाओ चलो मुझे करके। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो पहले आपको वो निकालने होते हैं, मतलब पेरेंट्स के जीनोटाइप प्रॉपर रखने होते हैं कि हम पेरेंट्स को कैसा रखेंगे। और अगर आपने पेरेंट्स रख दिए सही, तो बच्चे तो अपने आप सही आ ही जाएंगे। क्योंकि गलती कहीं भी आपने शुरू में ही कर दी तो गलत हो जाएगा मामला। देखता हूं कौन करके दिखाता है जल्दी से। हुआ किसी का बेटा? वाई के ऊपर भी सी लगा दिया तुमने, मतलब मदर कलवर्ड है तो एक्सीलेंट डिजीज है ये, और वाई के ऊपर कैसे सी लिख सकती है? तुम डाल दियो होगी नहीं। अभी पीछे देखा था, देखना वो कलवर्ड मैन था, वाई के ऊपर सी कभी लग सकता है? कितनी गलत बात।
तुम्हें गैमेट बनानी चाहिए ना, ठीक है? गैमेट कौन कौन से बनेंगे तो तेरा आंसर तो याद आता, लेकिन फंस गई, देख ले। देखो अब इसको दिखा रहा हूं मैं। एक कलर ब्रांड आदमी है, तो आदमी कलर ब्रांड, यानी ये सेकंड नंबर वाला आंसर बता रहा हूँ। आदमी ये हो गया कलर ब्रांड एक्सी वाई। ये बहुत बड़ी गलती है अगर कोई वाई के ऊपर भी अगर लिखने लगेगा तो। एक ही एक्स होता है मेल में, और जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंड फादर है उसके, तो इसका मतलब है कि फादर से एक एक्स आता है फीमेल में, है ना? और फादर से एक एक्स आता नहीं आता है, तो इसका मतलब वो कैसी हो गई, देखना, बेटी कैसी होगी, कैरियर। सही किया है? तो दिखाया क्यों नहीं तुमने? जिनका क्रॉस कराना है। करिए, अब इनके बता दे कैसे कैसे हो गई। तो ये ब्लाइंड हो गई, लेकिन और ये कैरियर हो गई, और ये ब्लाइंड। हाँ, हाँ बिल्कुल सही है। सही कह रहा है ये बच्चा, एक बच्चे को हुआ बस क्लास में। तो देखो, ये कलर ब्लाइंड मैन हो गया, सीवी मैन नहीं हुआ बेटा, किसी का नहीं हुआ था तुम लोगों ने। हाँ तो ये तो देख ली ना वो पेरेंट। नहीं तुम नहीं, 2 मिनट क्या, तुमने, तुम्हारा सही था, देखो तुमने जीनोटाइप सही रखे थे, लेकिन तुमने वही क्रॉस क्रॉस करने में गड़बड़ कर दिया। बात यह है कि मेरे बताने से पहले आदमी को कर दी, और ये कैरियर फीमेल हो गई। तो देखो, इसके गैमेट्स जो बने, एक सी, एक ये गैमेट बना, एक वाई बना, इसका एक एक्स सी बना और एक एक्स बना। बस अब इन चारों में क्रॉस कराना, या तो बॉक्स बना के कर दो, एक्स सी आ गई एक फीमेल, एक आ गई कैरियर फीमेल, एक आ गया कलर ब्लाइंड मेल, एक आ गया नॉर्मल मेल, मतलब बेटा। तो ये कलर ब्लाइंड डॉटर, नॉर्मल लेकिन कैरियर डॉटर, कलर ब्लाइंड सन, नॉर्मल सन। इसका मतलब ये हुआ आंसर कि 50% ऑफ स्पिन या प्रोजेनी कलर ब्लाइंड है। कितनी है? 50%। डॉटर में भी 50% है, सन में भी 50% है, ओवरऑल भी 50% है। चार में से दो आने के चांस है कलर ब्लाइंड। तो बेटा ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो समझाई है, क्योंकि देखो इस पे क्वेश्चन आता रहता है, हमेशा मिलेगा। बाकी और ज्यादा आपको प्रैक्टिस इसमें नहीं करा सकता, क्योंकि आप घर पे बिल्कुल भी अकल का यूज ही नहीं करते, ज्यादातर बच्चे मेहनत बिल्कुल नहीं करते मोस्टली, तो मैं क्या कर सकता हूँ। खैर, तो पता है, अब देखो, जो हीमोफिलिया है बेटा, हीमोफिलिया भी इसकी तरह ही चलती है, बस उसपे एक्स एच लिख देते हैं ऊपर, क्या लिख देते हैं? एक्स एच, सी की जगह। लेकिन एक अंतर है, अब आपने एक चीज और देख ली कि देखो, ये तो एक ही सी आने पर कलर ब्लाइंड हो गया, लेकिन डॉटर नहीं हुई कलर ब्लाइंड, वो कैरियर हो गई। उसके लिए दोनों पे होगा तब कलर ब्लाइंड होगी, इसीलिए तो उनका परसेंटेज बहुत कम आ रहा था फीमेल का। दुनिया में, इसमें पूरे इंडिया में या दुनिया में हर 100 में से 8 लोग ऐसे घूम रहे हैं, जेंट्स, जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते रेड और ग्रीन में। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रेड और ग्रीन जैसे नहीं, ज्यादातर पता क्या होता है, मैंने देखे ऐसे बच्चे, उन्होंने बताया कि सर हम कलर ब्लाइंड है, लेकिन ये कोई फेटल बीमारी नहीं है, मतलब नॉर्मल है आदमी, मतलब कोई ऐसी नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई दिक्कत आ जाएगी। बस वो ऐसी जगह नहीं जाएगा कि रेलवे वेलवे में, कि जहाँ सिग्नल विग्नल का कुछ ज्यादा चक्कर पड़ाता हो, बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मल है बीमारी। तो उन्होंने बताया कि सर जैसे शेड होते हैं ना, कि जैसे पिंक है या डार्क, है ना, मैरून सा है या रेड है, तो उनमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा जिसको रेड कलर ब्राइटनेस है। एक्चुअली में रेड कलर ब्राइटनेस अलग होती है, ग्रीन कलर ब्राइटनेस अलग होती है।
एक ब्लू भी होती है होने को तो, लेकिन बहुत बहुत रेयर होती है, क्योंकि तीन टाइप के वो होते हैं बेटा, कोन्स। कलर में तीन टाइप के कोन्स होते हैं, है ना, जो तीन कलर के लिए अलग अलग, रेड ग्रीन ब्लू, इनसे सारे कलर बने हैं दुनिया के, ये तीनों कलर से। तो हमारी उसमें जब आपने अगर पढ़ा गया हो आई में, तो आई में ना तीन टाइप के कोन्स होती है। खैर, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा था, क्या क्या जरूरत है यार, है ना, कम से कम ये तो है, रंगीन तो है उसकी दुनिया, रंगहीन तो नहीं है। अगर टोटल कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी होती है जो आपके लेवल पर रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी तो दुनिया ही कलरलेस है पूरी। और सुनो मेरी बात, तो हीमोफिलिया है ना बेटा, क्या बता रहा था मैं, ये वैसे तो उसी की तरह है, देखो इसी की तरह एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें और कलर ब्लाइंडनेस में जमीन आसमान का अंतर पता क्यों है? क्योंकि कलर ब्लाइंड वाला आदमी तो रह लेगा ना नॉर्मल की तरह ही, हीमोफिलिया वाला आदमी ज्यादातर शादी होने की एज से पहले ही निकल लेता है, मैच्योरिटी से पहले ही, क्योंकि ये लीथल डिजीज है। इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। जिसको हीमोफिलिया होती है उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से अगर उसके मामूली सा भी कुछ खरोंच लग गई या कुछ, तो उसका ब्लड बंद नहीं होगा, बहता ही रहेगा, क्लॉटिंग नहीं होगी, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, और बंदा मर जाता है। अब या तो वो सेफ बच्चा पैदा होते ही पता चल जाए कि इसको बीमारी है, पता हो ये, और उसको बिल्कुल कवर्ड किया जाए, कुछ उसको पूरी बॉडी को ही एक नकाब से, मतलब इस टाइप का कोई है ना, वो ढक के रखा जाए, सील्ड टाइप की, कहीं ना कहीं भी उसे तो ज्यादा एज तक बड़ा हो सकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खुरेस तो लगी जाती है ना, छोटी मोटी, बंद नहीं होगी वो, ठीक है। तो ये भी मेल में ज्यादा कॉमन है, क्योंकि आप जानते हो एक्सलिंग डिजीज जो भी होती है वो मेल में कॉमन तो इसलिए हो जाती है क्योंकि एक एक्स है बस, फीमेल में दो एक्स हैं। फीमेल होना ये बोलती है एनसीईआरटी। अच्छा एक और चीज, क्वीन विक्टोरिया जो थी, वो क्वीन विक्टोरिया इसके लिए कैरियर थी। क्या थी इसकी? कैरियर, कैरियर थी, नॉर्मल थी लेकिन कैरियर। तो इसीलिए उसके आगे कई सारे डिसेंडेंट्स या उसके बच्चों में, आगे जनरेशन में ये बीमारी गई, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल क्योंकि रॉयल फैमिली बोली जाती है ना वो, है ना, इसीलिए बोलते हैं रॉयल डिजीज। हाँ देख लो, क्योंकि रॉयल फैमिली में थी, क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी। और सुनो, अब अगर तुम एनसीईआरटी में देखो, मैं तभी तो बोला था कि एनसीईआरटी खोल के देखो, उसमें जब एनसीईआरटी में तुम देखोगे तो हीमोफिलिया में लिखा हुआ है, पढ़ के देखो हीमोफिलिया को तुम लोग, एक बार रीडिंग करो अपने आप, पैराग्राफ को रीडिंग कर लो हीमोफिलिया के को जल्दी से। और सुनो, इसमें एक लाइन तुमने ये देखना, ये लिखा है, हीमोफिलिक फीमेल इज एक्सट्रीमली रेयर, बिकमिंग हीमोफिलिक है ना, फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, एक्सट्रीमली रेयर, मतलब बहुत ही मुश्किल से होगी। पता है क्यों? क्योंकि, हाँ सुनो, चक्कर क्या है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस पढ़ी थी ना हमने, किसी भी फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए, ध्यान सुनना, किसी फीमेल को, ये राकेश, किसी फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए उसके जो फादर है, क्योंकि बाप से एक एक्स जाता है डॉटर में, तो फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए बाप को कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा,
मतलब बाप कम से कम फादर एटलीस्ट मतलब कलर ब्लाइंड होना चाहिए, और माँ एटलीस्ट कैरियर। माँ कम से कम कैसी होनी चाहिए, कैरियर। तो जाके किसी डॉटर में या मतलब बच्चे में वो डॉटर में कलर ब्लाइंडनेस आएगी। लेकिन सन को कलर ब्लाइंड होने के लिए माँ केवल कैरियर भी चलेगी, बाप से कोई मतलब नहीं है, बाप से तो वाई आता है। भाई सन में बाप से तो क्या था, वाई। एक्स तो माँ से ही आता है ना। तो माँ कैरियर है तो भी बेटे को कलर ब्लाइंड कर देगी। तो बेटी ऐसे ही हीमोफिलिया में, हीमोफिलिया होने के लिए ना डॉटर को हीमोफिलिक, बाप को तो हीमोफिलिक होना पड़ेगा, और माँ को कैरियर। तो माँ तो कैरियर हो जाएगी, चलो मिल जाएगी, जैसे मैंने बताया थी वो क्वीन विक्टोरिया। लेकिन हीमोफिलिक बाप होना बहुत ही रेयर है। क्यों, मैंने बताया, जैसे हीमोफिलिक मेल तो आएंगे, है ना, लेकिन वो उस शादी की स्टेज से आने से पहले, जनरली शादी की स्टेज से पहले ही खत्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। देखो लिखा है ब्रैकेट में, अनवाइबल इन लेटर स्टेज, लिखा है अनवाइबल, यानी वो जिंदा नहीं रहते बाद में स्टेज में, लेटर स्टेज में। इसीलिए ये बाप के लिए लिखा है, फादर के लिए। तो पढ़ना एनसीईआरटी भी कोई आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है एनसीईआरटी को पढ़ना या पढ़ाना टीचर को। तो बेटा, क्योंकि देखो, एक होता है ऊपर ऊपर से भगे चले जाओ, टीचर तुम्हें यानी मैं तुम्हें एक दिन में जेनेटिक्स पढ़ा दूं, एक दिन में ये मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर ये खत्म कर दूं, एक एक दिन में करा दूंगा। ऊपर ऊपर से बस नाम नाम लिए तुमने, चलते चले गए, बच्चे को पता ही नहीं चला ना एस्पेक्ट क्या है। तो वो बहुत आसान है। लेकिन मेन चीज है कि उसको समझना। अब देखो उसकी लाइन का क्या मतलब है ना, ये मतलब है एक्सट्रीमली रेयर, इसलिए क्योंकि वो फादर उसका हीमोफिलिक होना चाहिए, लेकिन वो बेटा जिंदा ही नहीं बचता। अब ये तभी रेयर इसलिए, यानी कभी ना कभी तो होती भी होगी। ये रेयर तब है कि मान लो, जैसे तब हो सकती है, जैसे मैंने बताया ना, उसको बहुत प्रोटेक्शन में रखा, कवर्ड करके, और जल्दी उसकी 16-17 साल में शादी भी हो गई, तो उसकी बच्ची पैदा हो गई, तब पॉसिबल है। ठीक है, होता होगा। तो पता है क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में ना आगे, क्योंकि वो कैरियर थी, तो उसके बेटे जो हुए होंगे, उनमें कुछ बेटों में बीमारी आई होगी, जिनमें आई होगी वो मर गए होंगे, सर्वाइव नहीं किए होंगे। जो जिंदा रहे, इसका मतलब वो नॉर्मल है। वो कैसे थे, नॉर्मल। और उसकी बेटियों में जो गई होगी, क्योंकि कैरियर अगर माँ है तो कैरियर से माँ से बेटियां भी तो कैरियर हो सकती हैं आगे, तो उन्होंने जाके और फैमिली बर्बाद की होंगी जहां गई होंगी, है ना। तो रॉयल फैमिली में लोगों की फैमिलियों की वाट लगा दी। चलिए, इंडिया की तो वाट लगाई ही थी, आप जानते हो कितना लूटा, है ना। ये मतलब सबसे बड़ी बात मुझे क्या लगती है कि हमें कितना प्राउड करना चाहिए अपने देश पे, कि सोचो कितना लूटा अंग्रेजों ने, है ना, सब कुछ ले गए, हमारा सोना वोना सब ले गए इतना सारा। और सारे यहाँ का आप जानते हो, यहाँ से व्यापार करते थे सारा, हम लोग उन्हीं के लिए कमाते थे, सब यहाँ पे ना सब ले गए। तब भी जब बात आती है इकोनॉमी की आज की डेट में, तो इंडिया इंग्लैंड से ऊपर आता है। वर्ल्ड की इकोनॉमी आज की डेट में इंडिया पावरफुल, इंडिया इज मच पावरफुल कंट्री देन इंग्लैंड, आफ्टर अमेरिका एंड चाइना, है ना। रूस की टक्कर पे है इंडिया आज की डेट में, मतलब ये मान के चलो, क्योंकि रूस तो वैसे ही यूक्रेन से लड़ लड़ के और वो हो गया बर्बाद। हाँ। तो इस समय पर अगर ओवरऑल पावर की बात की जाए, तो थर्ड लेवल पे आता है। वैसे आज की डेट में, वैसे पावर देखो, हथियारों की अगर पावर की बात की जाती है ना बेटा, तो आज की डेट में पता है कौन किसको हरा सकता है। मतलब तुम सोचो कि चाइना हमें हरा दे, 10 जन्मों तक भी नहीं हरा सकते। हम चाइना को हरा दें, नहीं हरा सकते। मतलब कौन आज की डेट में बेटा, कौन किसको हरा सकता है, जिनमें बहुत बड़ा अंतर हो ताकत में। नहीं तो मतलब जैसे हम पाकिस्तान से भी लड़ाई हो ना, तो हमें भी उसे, पाकिस्तान को हराना इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा उसको भी हराना हमें, क्योंकि हम उसके मुकाबले बहुत बड़े हैं और बहुत पावरफुल है ना, हर तरीके से। इकोनॉमी में तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है हम पाकिस्तान से, वहां तो हाल बेहाल है। लेकिन फिर भी वो भी परमाणु संपन्न है, हथियार है उसके पास, इतना आसान नहीं होगा आज की डेट में। तो जैसे कहते हैं ना लोग, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये वो, कभी भी बेटा हमें ना बिना बात के दूसरों पे, बिना बात के ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, अपनी वो दिखानी नहीं चाहिए। क्योंकि देखो आज हर कोई
और तुम किसी को बोले वो भी तो लौट के मार सकता है। तो ये दिमाग में रहना चाहिए। ये चाइना के भी दिमाग में ठिकाने आ गए हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा उसकी तो पाकिस्तान को तो कब्जा जाएगा वो, मतलब पूरा खा जाएगा एक दिन। धीमे 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 ना अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को, उनको कर्जा दे दे के पहले उन्हें अपना वो बनाता है, उनकी चीजों को रख लेता है, फिर कब्जाता चला जाता है। तो ये भूटान में जाके जो हुआ था ना पहले, कि हमने भूटान में जाके और तब उसके सामने खड़े हो गए थे, वहां से उसको लगा कि यार ये तो इंडिया अब नहीं है ऐसा वाला कि जिसकी हम जमीन, उसने बहुत हमारी जमीन कब्जा रखी है। धीमे धीमे खिसकता जाता है, खिसकता जाता है। फिर वो हुई नहीं थी कि वो मुक्के मारी और वैसे ही हो गई थी और बहुत सारे सैनिक मर गए थे दोनों साइड के। तो उसे लगा कि अब तो ये जवाब मुंह तोड़ जवाब देता है भाई। तो ये कुछ ऐसे केस हुए हैं जिनसे ये पता चल गया, देख लो, कि यूक्रेन भी नहीं हार रहा अभी तक प्रॉपर, अभी तक प्रॉपर, जबकि यूक्रेन और रशिया में कितना अंतर है, कि हराना आसान नहीं होता कंट्रीज को जब ऐसी अगर बात आए। और भारत, अगर मान लो कुछ हुआ, कोई बात हो गई, तो पूरे वर्ल्ड ही सफर कर जाएगा, क्योंकि हमारे कंट्री के लोग इतनी पॉपुलेशन है ना, कुछ दिनों बाद हम चाइना को भी छोड़ने वाले हैं पीछे पॉपुलेशन में। तो देखो ये बुरी भी बात है, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा होना आप जानते हो रिसोर्सेज के लिए बहुत बुरी बात है, लेकिन पता है पावर भी है क्योंकि कोई कुछ ज्यादा बोलता नहीं, सब तारीफ करनी पड़ती है उन्हें मजबूरी में, क्योंकि वहां पे वोट है हमारी। इंडिया में, इंग्लैंड में इतने सारे वोटर इंडिया के, इतने सारे काम करने वाले, अगर उन्होंने चक्का जाम कर दिया, नहीं काम किए ना, बड़े बड़े अधिकारी तो चलो वो हैं, लेकिन काम करने वाले तो यहीं के हैं। कनाडा, 50% से ज्यादा पंजाबी वहां पे बैठे हुए हैं, है ना, पूरा जाम कर। तो मतलब इतना ज्यादा इंडिया के हर कोने में, हर जगह चले जाओ, इतना दबदबा। देखो इंडिया की क्रिकेट टीम का कितना दबदबा, लोग अंदर अंदर जलते रहते हैं बेचारे, वो कहते हैं कि ये तो कोहली एक पोस्ट डालता है इंस्टाग्राम पे कई करोड़ कमा देता है। तो उसका मास का पावर भी है हमारा नंबर का, ये बात तो है। खैर, तो खैर हम इंग्लैंड की वो कर रहे थे क्या, हजियत कर रहे थे, मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन की क्या ही बात की, रॉयल फैमिली है ना, हमसे लूट लूट के रॉयल बन गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी हमसे नीचे ही है। जैसे देखो एक कंट्री है बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आता है, जापान। कितना उसने झेला, वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने उसको तहस नहस कर दिया। आज तक उसके यहाँ म्यूटेशन होते हैं, वो न्यूक्लियर जो अटैक हुआ था हिरोशिमा नागासाकी पे, आज तक बच्चे ऐसे पैदा होते हैं बहुत से, रेडिएशन की वजह से। लेकिन हर साल भूकंप आते रहते हैं वहां पे, हर साल। फिर भी उनकी आप देखिए इच्छा शक्ति, मतलब वर्ल्ड में नंबर एक है वो इस मामले में, उनसे ज्यादा स्ट्रांग मेंटली कोई नहीं है। फिर उठ खड़े हो जाते हैं, और अमेरिका तक को पैसा देता है जापान, मतलब वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा जो पैसा देता है ना, इतना रिच है, और इतनी टेक्नोलॉजी उसकी, है ना, इतनी आगे है। तो बेटा रे, कहाँ चले थे हम? तो मैं ये बता रहा था, आप समझ गए इस बात को, क्या बताया मैंने, मतलब हीमोफिलिक होना बहुत ही रेयर क्यों है, क्योंकि उसके फादर को भी हीमोफिलिक होना पड़ेगा जो सर्वाइव नहीं कर पाता नॉर्मली। अब देखो एक केस में इसमें दिखा देता हूं कौन सा पॉसिबल है। XHX, फीमेल तो कैरियर हो सकती है ना बेटा, ये साइन लाली किसके लिए होता है, फीमेल या मेल? मेल के लिए होता है। नो सर, फीमेल। देखा, तुम सब बिना बात के अभी सीखोगे यार, है ना। वो बच्ची जानती है कि ये फीमेल होती है और ये मेल होता है। बहुत से लोग ऐसे काटपीट करने में पता क्या करते हैं, एक ही से तीन तीन दिखा देते हैं। तो इसलिए तुम अपना बॉक्स बना लिया करो आराम।
तो देखो ये तो कैरियर ही फीमेल डॉटर हुई। और ये कैसा हुआ? कलर ब्रांड क्यों बोल रहा हूँ मैं यार, सॉरी। हीमोफिलिक, हीमोफिलिक सन, ये नॉर्मल है दोनों, डॉटर और सन। तो आप देख पा रहे हैं, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा ज्यादा दिनों तक, ये आगे कैरी करेगी इसको, बीमारी को। तो बीमारी कैरियर के थ्रू चलती जाएगी। ये केस वैसे पॉसिबल है इसमें, मेरी बात समझ रहे हो ना आप? क्योंकि बेटा मेल को फिर या तो क्वेश्चन अगर बोले कि एक हीमोफिलिक मेल है और उसकी शादी ऐसे ऐसे, तो आप फिर दिखाएंगे, क्योंकि अब वो क्वेश्चन ही बोल रहा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा फिर तो। चलिए, अब तुम आओ, नेक्स्ट बीमारी है थैलेसीमिया। जरा आओ, एनसीईआरटी में पहुंच गए। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है बेटा। कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव। पता है थैलेसीमिया में क्या होता है? सुनो, थैलेसीमिया में कुछ कुछ सिकल सेल एनीमिया की वो है। सिकल सेल एनीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, लेकिन वहां पे तो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनता था। कैसा बनता था? वो याद है? जो आरबीसी थी वो सिकल सेप की हो जाती थी। वो होता था वो दरांत जो होता है काटने वाला सा, हसिया, हिंदी में हसिया बोलते हैं। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती थी। यहां पर क्या है थैलेसीमिया में, कि एक्चुअली में हीमोग्लोबिन बनता कम है, हीमोग्लोबिन बनता कम है। एक्चुअली हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन होती है और बीटा चेन्स होती हैं। तो पता है यहाँ पे दो टाइप की थैलेसीमिया है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया मिल जाएगा देखो। तो लास्ट में जाओ ना, बिल्कुल बैक में भूल जाते हो तुम। मैंने बोला हुआ तुम्हें, थैलेसीमिया ढूंढो, देखो कैसे नहीं मिलेगा। हाँ, है कि नहीं? जब मैंने कल ही बताया था, भूल जाते हो। तो बेटा रे, थैलेसीमिया, देखो आप उसको भी अपने पढ़ के, एक्चुअली में अल्फा, जब अल्फा पता है चेन कम बनती है, अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल कम बनते हैं, यानी म्यूटेशन जो हो गया वो अल्फा वाले जीन में हो गया। जो पता है दो जीन है, देखना गौर से, HbA1 और HbA2। मिल गए? ये दो जीन हैं जिनमें म्यूटेशन होने की वजह से, यानी प्रॉब्लम आने की वजह से अल्फा जो ग्लोबिन है वो कम बनते हैं। तो ये अल्फा थैलेसीमिया बोल दी जाती है। और जब बेटा HBB जीन होता है एक, कौन सा जीन होता है? HBB। जब पेरेंट्स में इसमें प्रॉब्लम आती है, म्यूटेशन आता है, उस वजह से बीटा ग्लोबिन कम बनते हैं, तो फिर बीटा थैलेसीमिया बोल दी जाती है। बात खोपड़िया में आ गई। तो ये बातें हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। पेडिग्री हमने कल बताई थी आपको, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे वो जो पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो जेनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट है एक तरीके से, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत बड़ी यूनिट होती है। और ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इट इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सेकंड पार्ट है जेनेटिक्स का। एक्चुअली में क्या होता है कि पेरेंट्स से जो बच्चों में करेक्टर आते हैं, क्या आते हैं? पेरेंट्स से बच्चों में जब करेक्टर आते हैं, तो वो करेक्टर, कि ये वाला करेक्टर आ रहा था, जीन कैरी कर रहे थे, क्रोमोसोम पर जीन थे, ये सब बातें हमने पढ़ी पहले चैप्टर में, कि कौन कौन से रूल्स थे मेंडल के, और वो है ना। लेकिन आखिर मतलब जीन की वजह से करेक्टर आ कैसे जाता है?
हाँ हाँ, कैसे? वही तो इस चैप्टर में पढ़ोगे। यानी डीएनए, पेरेंट्स से बच्चों में डीएनए आ गया, डीएनए के थ्रू कैसे बताओ? हाँ, तो क्रोमोसोम पे डीएनए आ गया, तो डीएनए से करेक्टर कैसे आया? हम्म। अच्छा, ठीक है। प्रोटीन से करेक्टर कैसे होता है? नहीं नहीं, प्रोटीन एक्सप्रेस तो, वो तो डीएनए या जीन से प्रोटीन तो बन गया, चल मान लिया हमने तेरी बात। फिर फिर करेक्टर कैसे आया? ये जो हमारे सारे जो करेक्टर दिख रहे हैं, काफी कुछ सही बोल रही है बच्ची, काफी कुछ तो बोल रही है वो, प्रयास वो काफी बेटर कर रही है। हाँ हाँ, शाबाश। नहीं नहीं, प्रोटीन एक्सप्रेशन कैसे ही करता है फिर? हाँ सुनो, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, काफी प्रयास से बच्ची कर रही हो। एक्चुअली मैं सही बोल रही है कि देखिए, जो ट्रेट या जीन जैसे, मतलब जीन आते हैं, जीन की वजह से हम बोलते हैं ना कि जीन की वजह से ये करेक्टर आ गया, कैपिटल टी की वजह से टॉल हो गया। अरे कैसे हो गया भैया? वो बात यहां पढ़ोगे। स्मॉल टी से डॉर्फ हो गया, कैसे हो गया यहां पढ़ोगे। मतलब कहने का मतलब ये है, उसी का पार्ट है ना मॉलिकुलर लेवल पे, ये चैप्टर बताता है। जैसे सही कह रही है, जीन्स डीएनए का ही तो बना हुआ है, जीन क्या डीएनए है। तो डीएनए पर बेटा सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, बताएंगे आगे, है ना। जिसकी वजह, जैसे हम जानते हैं, डिसाइड होता है कि एमआरएनए कैसा बनेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बनता है या आरएनए बनते हैं, और फिर उसका ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब जो प्रोटीन बनती है ना, प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड बहुत सारे अमीनो एसिड का मिलके चेन बनती है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। बेटा रे, वो जो प्रोटीन है वो एंजाइम भी हो सकती है। वो जो प्रोटीन बनी, वो एंजाइम भी हो सकती है। वो प्रोटीन जो बनी, वो हार्मोन भी हो सकता है। वो प्रोटीन जो बनी, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हो सकती है, बॉडी को बिल्ड करने वाली प्रोटीन भी। ठीक है। अब क्या होता है, आप जानते हैं हमारी बॉडी के सारे जो कोई भी करेक्टर होंगे, वो करेक्टर तब आएंगे कि जब उनको बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कोई प्रोडक्ट बनेगा। कोई ना कोई प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा, तभी तो बन पाएगा वो करेक्टर। आप कोई भी रिएक्शन जो बॉडी के अंदर हो रही है, सेल के अंदर, कोई भी केमिकल रिएक्शन, सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं। कैसी होती हैं? एंजाइम से कंट्रोल होती हैं। और एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस में बनेंगे। कहां बनेंगे? या हार्मोन से कंट्रोल हो रही हैं। अब देखो, डायबिटीज हो रही है नहीं हो रही, बीमारी, करेक्टर हो गया ना, वो भी एक करेक्टर। तो नॉर्मली डायबिटीज नहीं है, लेकिन डायबिटीज हो जाती है, क्यों? क्योंकि इंसुलिन की सिंथेसिस कम हो जाती है। और इंसुलिन कौन बना रहा है? जीन, वही प्रोटीन सिंथेसिस करके, ट्रांसलेशन से। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन होता है करेक्टर का, है ना। क्योंकि ये हार्मोन काफी सारे, जो भी प्रोटीनियस हार्मोन है, और सारे एंजाइम तो प्रोटीन होते ही हैं, एक्सेप्शन एक आध होता है बस, नहीं तो सारे एंजाइम सारे प्रोटीन। खैर, तो हम यहां पर बात पहले करने जो जा रहे हैं, वो डीएनए से। अच्छा ये बताओ, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए के अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड बेटा कौन कौन से होते हैं न्यूक्लिक एसिड? बताओ। हाँ, डीएनए और आरएनए, दो टाइप नहीं बता पा रहे हैं बच्चे, वो तो नाम नहीं बता पा रहे भाई। डीएनए और आरएनए, किस किस को पता है इनकी फुल फॉर्म? फुल फॉर्म इनकी बता बेटा। हाँ शाबाश। और आरएनए? राइबो न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना। वो उनमें अंतर होता ही, आगे पता चल जाएगा तुम्हें। उसमें बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है तुमने, क्योंकि पता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सी राइबो शुगर होती है, और उसमें केवल राइबो शुगर होती है। ये अंतर होता है मेन, पेंटो शुगर। दूसरी बात, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, है ना। एक नाइट्रोजन बेस का थाइमिन और यूरेसिल का अंतर आप पढ़ेंगे। तो हम खैर अब यहाँ पे डीएनए पे फोकस करने वाले हैं। हम किस पे करने वाले हैं? डीएनए के ऊपर बातें करने वाले हैं। क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है मेनली, वो कौन है?
बेटा जेनेटिक मटेरियल की तरह काम मेनली मेनली ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही करते हैं। ये बात अलग है, कुछ वायरस में आरएनए वाले वायरस होते हैं ना, तो उनमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का काम कर लेता है। लेकिन हम लोगों के अंदर भी या ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए के साथ आरएनए होता है, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल कौन एक्ट करता है? डीएनए। अब देखो, सुन लो एनसीईआरटी को, है ना। और इस पेज के बाद में अगले यहाँ जाओ, तो देखो तुम्हें कुछ यहाँ पे डीएनए के वो मिलेंगे, जो बेस पेयर वगैरह कितने कितने हैं किसमें ऑर्गेनिज्म में, बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ना। देखो मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग उसमें ध्यान देना, लिखने ही रहा मैं, ऐसे ही बता रहा हूँ। 48,502 बेस पेयर हैं लैम्डा बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज लैम्डा मिल गया। ये वायरस है, मतलब बैक्टीरियोफेज पता किसको कहते हैं? बैक्टीरियोफेज उस वायरस को कहते हैं जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है। उस वायरस को कहते हैं जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है, हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो एक ऐसा ही लैम्डा बैक्टीरियोफेज है। अच्छा, पता है इकोलाई एस्केरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है, ये सब याद रखनी है ये वैल्यूज। उसमें 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर है। या मैं ये भी कह सकता हूं बेटा, 4.6 मिलियन बेस पेयर है। कितने मिलियन बेस पेयर है? बीपी मतलब बेस पेयर। कभी अगर आगे जैसे हम टर्म यूज करें बीपी, बीपी मतलब बेस पेयर। क्योंकि बेटा रे 10 लाख का 1 मिलियन होता है ना। 10 लाख का क्या होता है? 1 मिलियन। अच्छा, एक है हमारा फाई 174 वायरस। फाई फाई सिंग है ना, सिंबल जानते हो ना फाई। और ये अनोखा है, पता क्यों अनोखा है ये? एक टाइप का बैक्टीरियोफेज ही है। इसमें कितने हैं न्यूक्लियोटाइड बताओ? सुनो मेरी बात, इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लिखा है मैंने, या ना, या उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बेस पेयर नहीं है। कोई जानता कारण? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लिखे हैं जबकि सब में तो बेस पेयर लिखे हुए हैं। एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। उसका कारण पता है किसी को? नहीं पता ना? सुनो मेरी बात, देखो अगर कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए तभी तो पेयर बोलोगे यार। यहाँ पे दो हैं तो ये पेयर नहीं हो गया। लेकिन अगर कोई एक सिंगल स्टैंडर्ड है, अगर कैसा है सिंगल स्टैंडर्ड, तो उसमें पेयर कहां से बोल लोगे? तो एक्चुअली में ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसका डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। नोट कर लेना वहां पर, एसएस डीएनए। एसएस मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए इसमें न्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं हम लोग, बोलते हैं बेस पेयर नहीं बोलते हैं। क्लियर? साइड में लिख देना, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ, या है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एसएस डीएनए। एसएस का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। एक ही बेटा थ्रेड है, डबल नहीं है। डबल होगा तब तभी तो हम पेयर बोलते। अच्छा, हम सब लोग तो डबल वाले होते हैं, तो इसलिए हम लोगों में सब में बेस पेयर होते हैं। क्योंकि डीएनए का अगर नॉर्मली पूछा जाए आपसे नेचर, तो डबल स्टैंडर्ड ही तो होता है। देखो आगे एक पेज और करके तुम्हें वो डबल हेलिकल मॉडल अभी पढ़ाऊंगा, छपा हुआ है। हाँ, और शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसको, पता नहीं, मुझे लगता है 6 7 क्लास से पढ़ते आ रहे होगे। अच्छा, तुमने 9th में पढ़ा था, यूपी बोर्ड से रहे होगे ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 6 7 से ही है, वो तुम्हें याद नहीं आ रहा है। वो ध्यान नहीं देते ना उस समय, बच्चे ध्यान देते ही नहीं है। 6 7 से ही होता है। क्योंकि 9 10th में तो बायोलॉजी यूपी बोर्ड में तो बहुत अच्छी आ जाती है। अब पता नहीं, हमारे टाइम पे तो भैया
नाइन्थ टेंथ की जो बायोलॉजी की बुक है वो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की बुक अलग अलग होती थी, है ना। अब तो बाद में ये कर दिया कि साइंस के नाम से ही जो लोग बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब मिला दी। हमारे टाइम पे जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान की बुक अलग अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री तो अलग है ही है। यूपी बोर्ड में ही बात कर रहा हूँ मैं, या तुम्हारे पेरेंट्स ने जो किया होगा था उस समय। खैर, तो पता है। अच्छा, और ह्यूमन में, ह्यूमन की बात अगर कर लें, ह्यूमन में कितने बेस पेयर होते हैं साहब? 3.3 इन 10 9 बेस पेयर, या 3.3 बिलियन बेस पेयर। कितने इन हैप्लॉइड? किसमें बेटा? हैप्लॉइड स्टेज में, यानी हैप्लॉइड कंटेंट में, क्रोमोसोम नंबर में, 23 क्रोमोसोम में। अगर मैं इसको डिप्लॉइड बोल दूं ना, तो हो जाएगा 6.6 इंटू 10 9 बेस पेयर इन डिप्लॉइड सेल। बात खोपड़िया में आई नहीं आई? क्योंकि हमारे अंदर हम डिप्लॉइड है, हर एक सेल में 2 जीनों में का सेट है ना, 23 क्रोमोसोम प्लस 23 क्रोमोसोम। तो 23 क्रोमोसोम का है 3.3 10 9 बेस पेयर, और बाकी के 23 और इतने जोड़ दो इकट्ठे। तो बहुत से बच्चे पता है कैसे जोड़ते हैं, तुम में से कोई ऐसा ग्रेट तो नहीं है महान आदमी कि 3.3 10 9 को जोड़ देंगे डबल, तो 6.6 10 18 हो जाएंगे। जब डबल करेंगे 3.3 10 9 का, तो उसका 10 to power 18 तो नहीं होगा? पावर नहीं जुड़ती। हाँ, वो तो कॉमन है ना। चलिए, ऐसे भी होते हैं, मैंने देखे, कहते हैं सर पूरे को डबल करेंगे ना, भाई ऐसा ऐसा एक और है, तो है ना लाली, 9 9 18 हो गए। क्योंकि ये पावर का मतलब तो जीरो जुड़ता हुई जा रही है एक एक। खैर, अब देखिए आगे की बात करते हैं। तो बेटा डीएनए की स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं हम। देखो डीएनए आरएनए, ध्यान सुनना मेरी बात। डीएनए और जो आरएनए है इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं डीएनए की अब हम। डीएनए आरएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। और डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, और आरएनए सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। बस ये डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होता है, तो इसलिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। इसकी जो मोनोमर या यूनिट है, जैसे प्रोटीन बनती है अमीनो एसिड से, प्रोटीन किससे बनती है? अमीनो एसिड से। ऐसे ही जैसे ये जो दीवार है ये ईंटों से बनी है, ऐसे ही जो डीएनए है या उसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, वो बनी है न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनी है? तो हमें पहले न्यूक्लियोटाइड जानना पड़ेगा ना बेटा। वैसे तुमने पढ़ा तो होगा। देखो, जोड़ता ही चला जाऊं क्या, या पहले एक बना देता हूं? चलो, नाइट्रोजन बेस शुगर, फॉस्फेट, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है भाई साहब। क्या ये एक? देखो, ये ओ बनाया, ओ है ना बेटा। ये फर्स्ट कार्बन होता है, ध्यान रखना, ये 1 2 3 4 5, ये है ना। आप जरूर लेबलिंग ढंग से कर सकते हैं। फर्स्ट कार्बन पर पेंटोस शुगर 5 कार्बन वाली शुगर है, जिसके 4 कार्बन रिंग में होते हैं और एक कार्बन बाहर होता है, CH2OH, है ना। तो फर्स्ट कार्बन से हमेशा नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। कौन जुड़ता है? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस तो जानते हो ना आप, 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। वो उसमें बायोमोलिकुल में पढ़े हैं आपने। प्यूरिन्स जो होते हैं ना, वो डबल रिंग वाले कंपाउंड होते हैं, पायरिमिडीन सिंगल रिंग वाले। प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन में आते हैं थाइमिन और साइटोसिन। लेकिन अगर आरएनए है तो यूरेसिल आ जाता है, वो भी पायरिमिडीन होता है, ठीक है। तो बेटा रे, जब एक पेंटोस शुगर से नाइट्रोजन बेस जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं उसको? मैंने तब भी बताया था ये,
और जब उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है तो बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अच्छा, इसमें एक चीज और जान लो, पता है, ये जो फिफ्थ कार्बन से जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, ये है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? और बेटा रे, ये जो नाइट्रोजन बेस जुड़ा है ना इसके साथ फर्स्ट कार्बन से, ये बॉन्ड है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा हमेशा। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू तो कौन जुड़ा हुआ है? कौन जुड़ा है डीएनए उसके साथ? पेंटोस शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस। और जो हमारा उसका फिफ्थ कार्बन से जो जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, वो है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब देखो चेन बना रहे हैं, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इनको लिंक करके जो देखो एनसीईआरटी में नहीं है उधर, पीछे जाओ तो, हाँ, तो ये देखो नीचे, हाँ, ये तो एक चेन बनी हुई है, एक चेन है। और बेटा देख अगले पेज पे अभी तू जा रही थी ना, ये डबल दो चेन है। तो दो चेन ही बना देता हूं मैं, दो चेन ही बना के आपको यहाँ पे दिखा देता हूं मैं किस टाइप से बॉन्ड है। देखो इनका मुंह इधर को दिखाया है ना, क्योंकि चक्कर क्या एंटी पैरेलल होती है ना दोनों एक दूसरे की। शुगर शुगर ऐसा इसका मतलब शुगर है। अब तुम में से कुछ कहें सॉल्ट भी तो हो सकता है, ऐसा हम तो सॉल्ट मानेंगे ऐसा कैसे मान लोगे? अच्छा सुनो, अब इसके देखिए, ये वाला जो इधर वाला हिस्सा है, ये हम इसको है ना वन वाला नंबर ले रहे हैं। कैसा ले रहे हैं? वन वाला। ये वन पार्ट है इसका। यहाँ पर नाइट्रोजन बेस है कोई जुड़ा हुआ, ठीक है बेटा, जोड़ भी देते हैं, बोले तो एडेनिन थाइमिन, यहाँ पर ग्वानिन, और यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर थाइमिन या एडेनिन। सपोज करो है ना, कुछ भी जोड़ सकते हो आप इनमें से। तो पहले तो इन दोनों चेन को लिंक कर दिया हमने, तो पता है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। देखो एडेनिन और थाइमिन के बीच में तो होते हैं दो हाइड्रोजन बॉन्ड भाई साहब, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर सुनो एक चीज, अगर इसका मुंह भी इधर को होता मान लो या है ना ऐसे, तो फिर तो नहीं जुड़ते ना एक दूसरे के साथ ही, है ना। तो इसीलिए इस टाइप से एक दूसरे के साथ जुड़ने की कंडीशन इन टाइप की होती है इनकी, जैसे कि एक दूसरे के साथ, तभी तो एंटी पैरेलल होते हैं। तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, एच बॉन्ड लिख देता हूं मैं। अच्छा बेटा, और देखिए अभी जो अपन लोग बोलते आए हैं, ये वो पांचवा कार्बन दिखा रहा हूं बाहर निकला हुआ है ना, जिपात, ठीक है। ये कौन सा वाला कार्बन है? फिफ्थ पोजीशन वाला, 5 एंड 5 5।
5 5 5। देखो, 1 ये फर्स्ट, 2 और ये 3, 1 2 और 3। ये वाला जो एंड इसका फ्री है ना, ये 3 एंड है। कौन सा एंड है? 3 एंड। इसका 1 2 3, यानी ये 3 एंड है। एक तो छोटे ज्यादा मध्य डिब्बे में नहीं क्या, 3 दिख रहे हैं ना वैसे, 3। तो बेटा आप जानते हैं कि देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड पहले बनाए रखा है मैंने। हमेशा याद रखना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक किसी न्यूक्लियोटाइड के में फिफ्थ कार्बन पे होता है पेन वो फॉस्फेट ग्रुप, अपनी शुगर की। लेकिन पता है वही फॉस्फेट ग्रुप दूसरे पड़ोसी वाले दूसरा जो पड़ोसी वाला न्यूक्लियोटाइड है ना, उसके थर्ड कार्बन से भी जुड़ जाता है। तो दोनों दोनों फॉस्फो एस्टर बॉन्ड मिलकर बना देते हैं फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। तभी तो लिंक होंगे। क्योंकि देखना अभी आपस में ये यहां से तो लिंक हो गए, यहां से कहां लिंक हुए हैं? तो देखो करके दिखाता हूं। ठीक है। अब इसको जोड़ दे रहा हूं मैं। देखिए, ये जो तीसरा एंड है ना, ये वाला एंड भी इस फॉस्फेट से जुड़ गया। बात खोपड़िया में आई नहीं आई? 1 2 के इसमें 3 गलत कर दीजिए। 1 2 3। ये देखिए, देखो इधर देख लो, ऊपर वाले में देख लो। इसका जो बेटा 3 एंड है वो फ्री है। इसका 3 एंड देखो ध्यान से, 3 एंड इसका फ्री है। फ्री एंड है ना, क्योंकि हमने मान लो इतनी बनाई है ना, चेंज इतनी लंबी हो। इसका 5 एंड है ना, वो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है जो फ्री है, आगे किसी और से बाइंड करने को तैयार है। देखो, इसका 5 एंड पे तो जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। और इसके 3 एंड पे पीछे वाले का फॉस्फेट भी जुड़ा हुआ है ना। ऐसे ही चलते हैं। तो पता है, ये दोनों ये पूरा मिलके ये बन जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दोनों फॉस्फेट फॉस्फो एस्टर बॉन्ड मिलके। क्लियर? बाकी मैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बता चुका, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बता चुका। यहां पे मैंने फॉस्फो डाइस्टर बता दिया। जब एक फॉस्फेट ग्रुप दोनों साइड के न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा रहता है, उन्हें लिंक करता है, तो वो फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड बनाता है या लिंकेज। तो देखना, इसे क्या बोलेंगे? 5 to 3 चेन बोलेंगे। 3 एंड इसका फ्री है, इधर से 5 to 3, और ये इधर से 3 to 5। सिंपल, मतलब कैसे भी दिखा दो। मैंने पहले उधर को ऐसे दिखा रखा है, उसमें कैसे दिखा रखा है, तो ये अपनी अपनी मर्जी से हमने ऐसे दिखा दिया। ठीक है। तो ये एक डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड या दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखा दी हमने। क्लियर है? तो ये बॉन्ड के बारे में जानकारी मिली आपको। कितना टाइम रह गया देखता हूँ, बस थोड़ा सही रह गया है। आपको उसके डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिल गई कि उसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसी होती है ना, और डीएनए के बारे में जानकारी मिली, उसके बेसिस के बारे में और बॉन्ड्स के बारे में। अभी बात जब करेंगे ना हम अभी आगे, वो डबल स्टैंडर्ड जो इसका ये ना डबल हेलिकल मॉडल, इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो ये एक के ऊपर एक ऐसे 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 है ना, हेलिक्स वे में चलता है ना जैसे, वो हेलिकल मॉडल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, इतना जरूर बता देते हैं, थोड़ी सी जानकारी आपको ये बात कर लेते हैं शेयर। डबल हेलिकल मॉडल 1953 में वॉटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने। डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का जो
ये दो चेन है इसका, फिर कि कैसे अरेंज रहता है प्रॉपर, उसकी जानकारी फिर देंगे करेक्टर। और पता है ये किस पर बेस्ड था? ये मॉरिस विल्किंस, देखो नाम मिलेगा आपको जहां पे डबल हेलिकल मॉडल दे रखा है। डबल हेलिकल मॉडल कहाँ दिया है, देखो नाम, यहीं दे रखा होगा आई थिंक, कहाँ है? तो मिला नहीं एनसीईआरटी में वॉटसन क्रिक? वॉटसन क्रिक नहीं मिला इसमें? हाँ इधर ही है ना शायद, वॉटसन क्रिक मिल गया होगा। हाँ ऊपर लिखे तो है देखो पैराग्राफ में ऊपर। नहीं मिला वॉटसन क्रिक का नाम? चलो मैं ढूंढता हूँ, ठीक है ना, नहीं बुक तुम्हारी है, ढूंढूंगा मैं। लो ये देखना मेरा हाथ कहाँ चला गया वॉटसन क्रिक पे, बोले यहाँ से दिख रहा है मुझे तुम्हारी उसमें कि कहाँ लिखा है एनसीईआरटी में वॉटसन क्रिक। कमाल की बात है, देख लो ढूंढ ढूंढ के मैं दे रहा हूँ यार। मिल गया तुम्हें? तो वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया, क्योंकि अंडरलाइन अंडरलाइन तो कुछ करते ही नहीं हो। तो बेटा रे 1953 में, और ये पता है बेस किस पे था? मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन, इनके एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा था या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, उस पर बेस्ड था इनका ये मॉडल। इसके अलावा चरगाफ के रूल पे भी बेस्ड था। जो चरगाफ था, अरविंद चरगाफ, इस अरविंद चरगाफ के जो बेटा मोलर रेशियो था, या बेस के बारे में जो उन्होंने पेयरिंग बारे में बताई कि कैसे कैसे, बताऊंगा अभी, कल को बात करूंगा मैं, है ना, इस पर बेस्ड था ये। बात क्लियर है? तो इससे डबल हेलिकल मॉडल ये एक्सप्लेन किया इन्होंने। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि इनका खुद का ओरिजिनल कुछ नहीं था, इन्होंने विल्किंस फ्रैंकलिन का डेटा ले लिया और चरगाफ की वो हेल्प ले ली और अपना मॉडल दे दिया, और फेमस एक हो गए। और इनको फिर नोबेल प्राइज भी मिला बाद में, समझे, नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो बात यहां तक क्लियर हो गई, समझ में आई? चलो तो फिर